यूरिन कल्चर एक बहुत ही छोटा जांच है, लेकिन उससे कल्चर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये पता चल जाता है कि यूरिनरी इन्फेक्शन है। और एक छोटा सा यूरिनरी इन्फेक्शन आपकी किडनी तक भी पहुंच सकता है। उसका ट्रीटमेंट 2 हफ्ते का चलता है और टाइमली डायग्नोसिस नहीं हुआ तो यूरिन में ब्लड भी आने लगता है। ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाना, यानी कि एक ओवरी है वो अपना शेप चेंज करके और उसके अंदर में मल्टीपल सिस्ट बन जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन लेवल का डिस्टर्बेंस हो जाता है और फीमेल्स में वो चीजें दिखने लगती हैं जो एक मेल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, उनके आवाजों में बदलाव आना, उनके गालों पर दाढ़ियां आ जाना। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपके एशपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलेश कुमार, जो कि जनरल फिजिशियन है। पिछले 15 से 20 सालों का जिन्हें अनुभव रह चुका है, अपोलो और मैक्स हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स में कार्यरत रह चुके हैं। अभी अपना खुद का क्लिनिक रन कर रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में, गौर सिटी में। तो सबसे पहले तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर नीलेश कुमार, और जैसा मैडम ने बताया है कि अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे रह चुका हूँ और जनरल फिजिशियन हूँ और नोएडा एक्सटेंशन गौर सिटी 2 में अपना क्लिनिक स्टार्ट किया है और पूरा समय दे रहा हूँ अब सेवा में। इस हॉस्पिटल्स में काम करने का एक फायदा हुआ कि हमने पूरे भारत से सभी पेशेंट्स जो कि सेलिब्रिटी लेवल के, और मैं आपको बोलूंगा एक जनरल पेशेंट तो वहाँ पे इलाज करना नहीं चाहेगा क्योंकि बहुत ही कॉस्टली है मैक्स हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल, लेकिन सेलिब्रिटी और जितने भी रिच और अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं वहां पर आते थे। और वहां पे इसलिए भी आते थे कि जो बीमारी कोई डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर पाया वो अपोलो हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल में डायग्नोसिस हो पाया है। आज उसी चीज को पूरा करने के लिए हमने नोएडा एक्सटेंशन गौर सिटी में अपने क्लिनिक से यही कोशिश हम कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हम महिलाओं पर रखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं सर से एक बहुत बेसिक क्वेश्चन करने वाली हूँ कि सर, महिलाओं से जुड़े जो सामान्य मुद्दे हैं या जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी होती है जो आज के समय में देखी जा रही है? सबसे पहले तो मैं अपने 20 साल के करियर में यही देखता हूँ कि महिलाओं को काम करना बहुत पसंद है, पूजा करना बहुत पसंद है, ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं। तो सबसे ज्यादा जो उनको प्रॉब्लम होता है वो है हाइपोटेंशन, यानी लो बीपी हो जाना, जिसकी वजह से हमेशा चक्कर आना, हमेशा भूलना, और उस चीज का इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स वाले भी बहुत परेशान होते हैं। ये तो एक आम बात हो गई हाइपोटेंशन। लेकिन आम महिलाएं जो कि वर्किंग है और अपने जगह पे आप जहाँ पे भी यूरिनल है वो बहुत क्लीन नहीं है, वहाँ यूरिन के लिए जाती हैं या एयरपोर्ट्स या रेलवे स्टेशन या मॉल में जाते हैं तो उनको इकोलाई का संबंध, बहुत सारे यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट आपने सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये एक मोस्ट कॉमन है जो हार्मोनल प्रॉब्लम होता है फीमेल्स में। चौथा सबसे रिसेंट आजकल पाया जा रहा है एंजाइटी और ओवर थिंकिंग का, स्ट्रेस का, वो भी प्रॉब्लम बहुत पाया जा रहा है। पीरियड्स का अनियमितता, और जैसे जैसे आपके सवालों का जब आएगा मैं जवाब दूंगा। बाकी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा सर, क्या महिलाओं की और जो पुरुष के यानी मेंस और वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियां हैं वो सेम होती हैं? नहीं, मेंस एंड फीमेल्स का प्रॉब्लम भी अलग होता है। जैसे आप कुछ मायनों में आप समझना चाहेंगे प्रोस्टेट सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, वो ऑर्गन फीमेल में होता ही नहीं है। प्रोस्टेट का काम है स्पर्म बनाना, तो जनरली प्रोस्टेट जब मेल में होता है तो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मेल में होते हैं। फीमेल्स में यूट्रस होता है, ओवरी होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है। इसलिए मेल्स और फीमेल्स का प्रॉब्लम भी अलग होता है। तो सर, जो उनकी बीमारियां होती होंगी उन बीमारियों के लक्षण भी अलग अलग होते होंगे? हाँ, एकदम अलग होते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ फीमेल के प्रॉब्लम से। किसी भी फीमेल को अगर शाम के समय में हाई फीवर नहीं आ रहा हो लेकिन 99 उनका टेम्परेचर आ रहा हो और उनकी बॉडी हमेशा गर्म रह रहा हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंडेड है, उनको अपनी यूरिन कल्चर जरूर कराना चाहिए। यूरिन कल्चर एक बहुत ही छोटा जांच है, लेकिन उससे कल्चर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो ये पता चल जाता है कि यूरिनरी इन्फेक्शन है और एक छोटा सा यूरिनरी इन्फेक्शन आपकी किडनी तक भी पहुंच सकता है। उसका ट्रीटमेंट 2 हफ्ते का चलता है और टाइमली डायग्नोसिस नहीं हुआ तो यूरिन में ब्लड भी आने लगता है। सेकंड, मेल्स का अगर आप बात करेंगे तो मैंने अभी बताया कि मेल्स में प्रोस्टेट होता है जिसका स्पर्म बनाने का काम होता है। ये मेल्स में इकोलाई कभी नहीं होता है, फीमेल्स में इकोलाई होता है। रीजन कि फीमेल्स का यूरेथ्रा का साइज ओनली एंड ओनली 4 सेंटीमीटर होता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 सेंटीमीटर का साइज होता है मेल यूरेथ्रा में, जिसकी वजह से मेल बच जाते हैं इकोलाई से। लेकिन जब ओल्ड एज हो जाता है मेल में, प्रोस्टेट एनलार्ज होने की वजह से यूरिन पूरा नहीं निकल पाता और आपने कहावत सुना होगा रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, तो वैसे ही मेल्स में भी आगे ओल्ड एज में प्रोस्टेट की वजह से इकोलाई होने के चांसेस रहते हैं। लक्षण उसका वही है, बार बार यूरिन आना, यूरिन में जलन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है,
यूरिन में दर्द हो भी सकता है और फीवर लो ग्रेड रहेगा 99 टू 100। हाई फीवर आपको टेम्परेचर थर्मामीटर में नहीं बताएगा और आपको थकावट भी होगी। इसके अलावा सर जैसे आजकल काफी सारे मेल्स फीमेल्स हैं जो क्या करती हैं ना, अपना ध्यान नहीं रखती हैं। मतलब अगर उन्हें कोई बीमारी भी हो रही है या उन्हें ऐसे सिम्टम्स भी हो रहे हैं ना, तो वो या तो होम रेमेडीज कर लेंगी या नॉर्मली किसी मेडिकल शॉप से जाके दवाई ली और वो खा के और रेस्ट कर लिया। लेकिन क्या ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है कि उन्हें हर साल 6 महीने में अपना हेल्थ चेकअप कराना कंपलसरी है? मैं यही बताना चाहूंगा कि आज भी हमारा इंडिया और मेडिकल साइंस इतना अलाउ करता है कि वो मेडिसिन शॉप वाले भी ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि आउट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ने कंपल्सरी बनाया है कि एवरी 6 मंथ्स सभी को हेल्थ चेकअप कराकर और उसका रिपोर्ट जो है उसके अनुसार जो भी पॉजिटिव आ रहा है ट्रीटमेंट लेना ही लेना है। तो मैं 6 मंथ्स तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सारे लोगों को यही बोलूंगा कि हाँ, हर साल थॉरो चेकअप जरूर कराना चाहिए। और आज तो इतने अच्छे अच्छे लैब्स आ गए हैं जिन्होंने अपने पैकेजेस इतने कम कर दिए हैं कि जो हार्डली आपको, जो आप दिवाली में जो लड्डू का डिब्बा खरीदते हैं 1 केजी का, उसमें पति पत्नी या सोलो जो भी है आपका टेस्ट हो सकता है। और उन टेस्ट को कराने के बाद उसमें आप अपने नजदीकी फिजिशियन के पास जाएं और अपने रिपोर्ट्स को दिखाएं, उनसे समझें और उस अनुसार अपना मेडिसिन लें और अपने आप को फिट रखें। सर जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो टीनेजर एज ग्रुप है और जो गर्ल्स हैं बेसिकली, उनमें इरेगुलर पीरियड्स होना, वो किस रीजन से हो रहा है? सबसे कॉमन हमारे जो भी फीमेल्स हैं, माताएं बहनें, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप सबसे पहला चीज अपने लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। जब बहुत बड़े लोगों का कहना है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं वो मायने नहीं रखता है, हम अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो जो भी फीमेल्स हैं, अगर वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगी तो उसका असर साफ साफ उनके पीरियड्स में दिखता है और वो अनियमित होता है। दूसरा, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि ब्रेकफास्ट करने में सारे फीमेल्स को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, वो वर्क को इतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं और चाय को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि दिन भर चाय मिल जाए तो ले लेंगे लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे फीमेल्स में भी हाइपोटेंशन होना, हमेशा वीकनेस आना, चक्कर आना और पीरियड का अनियमितता होना, ये आम बात है। तीसरा, हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसमें यंग एज के थायराइड प्रॉब्लम सबसे कॉमन देखा गया है। उसका रीजन है हमारा डाइट। आज हमारे पास ऑलरेडी हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं वो जनरली केमिकल युक्त तो होते ही हैं, लेकिन हमारा डाइट उससे भी वास्ट हो गया है। पिज्जा, बर्गर्स और जंक फूड, वो भी एक थायराइड का बहुत बड़ा कारण है। जिसको भी थायराइड है उसको हम लोग फैटी डाइट मना करते हैं और ये सब हाई रिच फैटी डाइट है। तो यही मैं बोलूंगा टीनेजर्स को स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए, ब्रेकफास्ट टाइम में लीजिए और जंक फूड को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा सब पीसीओडी, ये भी बहुत ब्रॉड कैटेगरी बनती जा रही है। Yes. हर दूसरी तीसरी फीमेल को ये प्रॉब्लम हो रही है। पीसीओडी का मैं फुल फॉर्म बताना चाहूंगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। इसमें जनरली होता क्या है, फीमेल्स के पास भगवान ने 2 ओवरीज दिया है और उस ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाना, यानी कि एक ओवरी है वो अपना शेप चेंज करके और उसके अंदर में मल्टीपल सिस्ट बन जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन लेवल का डिस्टर्बेंस हो जाता है और फीमेल्स में वो चीजें दिखने लगती हैं जो एक मेल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, उनके आवाजों में बदलाव आना, उनके गालों पर दाढ़ियां आ जाना, उनके जो होते हैं पीरियड्स में अनियमितता आ जाना, प्लस कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। ऐसे फीमेल्स में जिनमें थोड़े से भी ऐसे समानताएं मिल रही हैं, उनको अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर इमीडिएटली ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और इसका मेडिसिन जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। सर जैसे आजकल आपने बताया कि कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, ये सच बात है कि आजकल काफी सारी फीमेल्स है जिन्हें कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, वो आईवीएफ वगैरह की हेल्प ले रही है, तो वो कितना सेफ है? मतलब क्या नॉर्मल? आईवीएफ एक ऐसा चीज है, जब सारा चीज आप कर थक चुके हैं तो वो नेचुरली आपके पास एक ऐसा हथियार है कि जिसको आप यूज कर आप अपने लाइफ को फिर से खुशहाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको माइनर चीजें हैं जिसमें आईवीएफ की जरूरत नहीं है तो अपने हेल्थ स्टाइल को, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके भी हम कंसीव की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी फीमेल है, मैंने अभी बताया कि थायराइड का प्रॉब्लम हो या पीसीओडी हो, हाई रिच आप फैटी डाइट ले रहे हैं, पिज्जा, बर्गर्स और उसमें चीज वगैरह आप खा रहे हैं, ये सब कंसीव में दिक्कत करता है। आपको पता होगा कि गांव वाले लोगों को आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हरे सब्जियां और फल खाते हैं, ताजी हवाएं लेते हैं, और शहर वाले लोगों को आजकल आईवीएफ बहुत कॉमन हो गया है। तो मैं यही समझाना चाहूंगा, आप नेचुरल फ्रूट्स की तरफ जाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ जाइए, जंक फूड्स को अवॉइड कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, अपने ब्लड टेस्ट को हर साल चेक कराइए और नजदीकी डॉक्टर से मिलिए। इसके अलावा सर जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही है फीमेल्स, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट टाइम जो कंसीव कर रही हैं, सारे डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं कि 3 महीने शादी होने के भी पहले फॉलवाइट 5 mg स्टार्ट कीजिए। और ये इसलिए जरूरी है कि जो भी बच्चा आपको पता नहीं चला और आपने अचानक से कंसीव कर लिया, जो बच्चा है उसमें माल फॉर्मेशन नहीं हो।
आजकल क्या आप देखेंगे, खुशियां तो आती हैं लेकिन डिलीवरी के बाद बच्चा अपंग हो या बच्चा का दिमाग नहीं काम कर रहा हो या बच्चे को स्पाइन का प्रॉब्लम है, इसका सबसे कॉमन रीजन होता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। इसलिए जो भी कपल न्यूली मैरिड हैं या मैरिज करने जा रहे हैं, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा 3 महीने शादी से पहले फॉलवाइट 5 माइक्रोग्राम का स्टार्ट कीजिए, शादी तक खाइए और आगे में प्रेगनेंसी जब हो जाए तब भी खाना पड़ेगा आपको। और सर जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे काफी सारी फीमेल्स है जिन्हें थायराइड की या डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे किस तरीके से रोका जा सकता है? कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा मिथ है कि थायराइड हो गया है, डायबिटीज हो गया है तो बेबी में प्रॉब्लम होगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा और सबसे ज्यादा अपने डाइट पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा जो थायराइड है, मैंने अभी रिपीट किया था कि रिच और हाई आपको फैटी डाइट नहीं खाना है। तो आपको बच्चा प्यारा है तो आप पूरे प्रेगनेंसी टाइम में आप अवॉइड कीजिए, ऑयल फ्री डाइट लीजिए, बॉइल्ड मील लीजिए। और आपको अगर डायबिटीज है तो आपको पता होगा डायबिटीज जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज हो जाता है। उस समय में आपको ऐसे डाइट लेने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा अगर चावल और रोटी में बोला जाए कौन सा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जो शुगर बढ़ाता है, तो वो गेहूं है यानी रोटी। आप पार बॉइल्ड राइस लीजिए, ज्योत्सना चावल जो गरीब लोग खाते हैं उनके पास पैसे नहीं है, प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, मोर ऑफ अ प्रोटीन डाइट लीजिए, नियमित टहलिए, व्यायाम कीजिए। इन सब चीजों से आप बच सकते हैं और नेचुरली कंसीव कर आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। सर फीमेल्स के लिए डाइट और एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फीमेल्स नहीं मेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो भी मेल्स एंड फीमेल्स 30 मिनट्स का डेली वॉक करते हैं, सबसे पहले उनका देखा गया है बीपी का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, स्ट्रेस का प्रॉब्लम, एंजाइटी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाता है। और जो हमारे एक्सरसाइजेस हैं उसमें आप कार्डियो का जो है वो 15 मिनट्स रखिए, वॉकिंग 30 मिनट्स रखिए और 15 मिनट्स आप इंक्लूड कीजिए अपने व्यायाम में योगा का। अगर कोई भी पर्सन अगर इसको इंक्लूड करता है तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो कभी बीमार पड़ेगा। इसके अलावा सर जैसे आजकल देखा जा रहा है कि आजकल काफी सारी फीमेल्स हैं जो वर्किंग हैं, जो बाहर भी काम कर रहे हैं और फिर घर आके घर का भी काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो बढ़ती जा रही है उनकी लाइफ में, तो वो इन चीजों से किस तरीके से बाहर निकल सकती हैं? किसी बड़े आदमी का कहना है कि अगर आपको मैं देश चलाने के लिए बोलूं तो क्या आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी है। अगर आप बहुत बड़े कंपनी के सीईओ हैं तो क्या आपको डिप्रेशन होगा? नहीं, क्योंकि आप सीईओ हैं, आपको कंपनी देखने की जिम्मेदारी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सबसे पहले आपके हाथ में होता है। आप अपने काम के साथ अपना समय भी निकालिए जो आपको पसंद है, जो आपके हॉबीज हैं। अगर आपको घूमना पसंद है तो आप पहाड़ों में चले जाइए, आपको सी बीचेस पसंद है आप वहां चले जाइए। अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप अपने साइकेट्रिक डॉक्टर से जरूर मिलिए और बेसिक मेडिसिन जरूर स्टार्ट कीजिए, जहां से आपको हेल्प लेना पड़ सकता है डॉक्टर से। सर क्या सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से यूटीआई जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, या यूटीआई आजकल जैसे काफी सारी वुमेन्स हैं या काफी सारी फीमेल्स हैं जो पीजी वगैरह में रहती हैं, हॉस्टल्स वगैरह में रहती हैं, तो मतलब जो उनका उस टाइम का जो टाइम होता है उस वजह से यूटीआई की प्रॉब्लम? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सारी बीमारियां एक तरफ, अगर किसी को स्ट्रेस हो गया लाइफ में तो उसको भूल जाइए, उसको सारी बीमारियां हो जाएंगी। एक स्ट्रेस बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर स्ट्रेस में आप हैं तो हार्ट प्रॉब्लम, यंग एज में भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। स्ट्रेस से थायराइड, स्ट्रेस से डायबिटीज, हार्ट, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत अच्छा है। आप, मैंने अभी बताया, अपने हॉबीज को तो फॉलो कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का स्ट्रेस का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पीरियड्स का जरूर लेना देना है। अगर आप स्ट्रेस हैं तो पीरियड अनियमित आएगा। इकोलाई, मैंने फिर से यूटीआई जो बोला है वो तब होता है जब आप कहीं पे भी यूरिनल यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल में गए, एयरपोर्ट्स पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए या फिर अपने पब्लिक प्लेसेस पे जहां आप जा रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया, आपको शाम के समय में बॉडी गर्म रह रहा है, तो गो फॉर यूरिन रूटीन एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी। उसमें जो पॉजिटिव आएगा उस अनुसार 2 वीक्स का ट्रीटमेंट लीजिए और इकोलाई फ्री रहिए। सर ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं एक फीमेल की लाइफस्टाइल में जो वो चेंज करके अपने हेल्थ को ठीक रख सकती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट मैं फीमेल्स को और सारे माताएं बहनों को ये बोलूंगा कि आप अपना ब्रेकफास्ट का टाइम 7 AM से लेकर 9 AM में लिमिट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका ब्रेकफास्ट इस बीच में हो जाना चाहिए। सुबह सुबह अपने पेट को चाय ना दें। चाय से हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया हो रहे होते हैं वो रो रहे होते हैं, और अगर आप उसको नारियल पानी देते हैं जिसको गॉड्स का ओन वाटर बोला जाता है, वो खुश होता है। तो आप नारियल पानी से डे स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक छोटा सा 30 मिनट्स नहीं तो 15 मिनट्स का भी वॉक ले सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। और आप अपने डाइट में, ब्रेकफास्ट में, हेल्दी ब्रेकफास्ट में आप सबसे अच्छा माना जाता है ओट्स हो गया, दलिया हो गया या मूंग दाल का कुछ आइटम हो गया, इस टाइप का। रेदर देन आप फ्राइड पूरी पराठा ये सब ना खाएं या फिर जंक फूड्स ना लें या फिर सिर्फ और सिर्फ ब्रेड्स ना कंज्यूम करें, मल्टीग्रेन चपातीज का यूज करें। इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन दाल जरूर इंक्लूड कीजिए, चाहे वो मॉर्निंग हो या लंच हो या डिनर हो। बहुत हेल्दी होता है सभी लोगों को।
इसी के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे माताओं बहनों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।